हेलो बच्चों, वेलकम टू ईथर। आज बच्चों हम लोग आ गए हैं लेक्चर 15 पर। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने 5-6 न्यूमेरिकल सॉल्व करे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे और फिर एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी। मतलब उसके हम लोगों ने मेजर क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो लगा लिए हैं। उसके बाद हम लोग एच.सी. वर्मा सर की बुक पे जाएंगे। तो देखते हैं इसमें, अगर वो लेक्चर नहीं देखें बच्चों तो देख ज़रूर लेना, ठीक है। लेक्चर 15 क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो इस लेक्चर में क्वेश्चन बहुत सारे जो थ्योरेटिकल टाइप के हैं उनको देखेंगे। अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी में देखते हैं अनसॉल्व में, अरे ये तो थ्योरेटिकल है, इसको छोड़ो छोड़ो। बच्चों वो क्वेश्चन थ्योरेटिकल है ज़रूर, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपके कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी लाएंगे। भाई कॉन्सेप्ट जब क्लियर होगा तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो उन क्वेश्चन को देखना ज़रूर बच्चों, एक बार देख ज़रूर लेना। हालाँकि मैक्सिमम मैं यहाँ पर बता दूँगा क्या है, क्या कह रहा है। पहले तो ये देखते हैं। Read each statement below carefully and state with reasons and examples if it is true or false। क्या कह रहा है, पहला क्या है, a scalar quantity is one that, पहला वाला क्या है, is conserved in a process। पहला वाला कंजर्व्ड रहती है, ये फॉल्स है। क्यों भाई, स्केलर क्वांटिटी कंजर्व्ड रहना ये कोई ज़रूरी है क्या? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जैसे एनर्जी का ही देख लो, एनर्जी कुछ कुछ प्रोसेसेस में कंजर्व, मतलब लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे मत जाना, प्रोसेस की बात कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ प्रोसेस में वो कंजर्व्ड है, कुछ प्रोसेस में कंजर्व्ड नहीं है, वो लॉस हो जाती है। कैसे लॉस होती है? किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इसकी बात करेंगे, बाद में बात करेंगे। ये फॉल्स है, ठीक है। दूसरा क्या है, कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, ये भी फॉल्स है भैया। टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी, नेगेटिव होता है कि नहीं? -10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, ये भी फॉल्स हो गया। सी मस्ट बी डायमेंशनलेस, ये भी फॉल्स है। भाई स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, उसकी भी डायमेंशंस है, ये भी फॉल्स है। डी वाला क्या है, डज नॉट वेरी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन स्पेस, ये भी फॉल्स। क्या स्पीड ही को ले लो, स्पीड क्या चेंज नहीं हो सकती? बिल्कुल चेंज हो सकती है पॉइंट टू पॉइंट स्पेस में। ई क्या है, हैज़ द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, ये एकदम सही बात है। क्यों सही बात है? ये देखो, अगर ऑब्जर्वर यहाँ पर खड़ा है और वो किसी बंदे की स्पीड को ऑब्जर्व कर रहा है, मान लो ये बंदा पी है, इसकी स्पीड को, तो ये चाहे इसको एक्स वाई एक्सिस माने या इसको एक्स वाई एक्सिस माने, इसकी स्पीड सेम ही रहेगी, ओरिएंटेशन पे चेंज नहीं होगा। अगर वो मान लो ऐसे देख रहा है या ऐसे देख रहा है, कैसे भी देखे स्पीड वही होगी, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये एकदम सही है। तो एक ही ऑप्शन ट्रू है, बाकी सब फॉल्स। ठीक, इसको देख लो एक बार, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था ये। क्या क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 मीटर अबव द ग्राउंड इफ द एंगल सबटेंडेड एट अ ग्राउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट बाय द एयरक्राफ्ट पोजीशंस 10 सेकेंड अपार्ट इज 30 डिग्री, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट। ये बच्चों क्वेश्चन अच्छा भी है, बहुत बढ़िया भी है। कि भाई मान लेते हैं एक पॉइंट ग्राउंड पे ओ है, ये पॉइंट ग्राउंड पे ओ है, कह रहा है कि एयरक्राफ्ट की दो पोजीशन है। मान लो ये प्लेन था और ये अभी इस पोजीशन पे था ए पर, और ये फिर चला गया पोजीशन बी पे, ठीक है, ये पोजीशन बी पे था। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लेते हैं वेलोसिटी यू है, ठीक है, यू है। अब ये जो पोजीशन है ये 10 सेकंड की दूरी पे है, मतलब जिस स्पीड से जा रहा है वो 10 सेकंड की दूरी चल देगा। तो भाई मान लेते हैं लेट यू बी द वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है, जो कि किसी स्पीड से जा रहा है। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू इन 10 सेकेंड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 10u हो जाएगी कि नहीं, ये बताओ। ये d है डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड में वो जो दूरी चलेगा, यानी a टू b में वो जो दूरी चल रहा है वो कितनी है, 10u। 10 सेकेंड टाइम ले रहा है u स्पीड से वहाँ तक पहुँचने में, तो उसको d की जो वैल्यू है 10u है, ठीक। और कह रहा है ये जो दो पॉइंट है वो पॉइंट O पर एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ये एंगल मतलब यहाँ से जो ऑब्जर्वर है अगर वो इसको देखेगा यहाँ तक जाने पे, तो टोटल एंगल कितना बन रहा है, वो बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है ना, हाँ 30 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। और कह रहा है ये जो एयरक्राफ्ट है इसकी ऊंचाई है भाई कितनी है, 3400 मीटर। तो भैया पूछा है इसकी स्पीड कितनी होगी। अब ये बताओ, ये एक आपका ट्राइंगल इस तरीके का बन गया है,
ये एंगल 15 है, तो ये भी एंगल 15 होगा। अगर ये बीच वाली पॉइंट को ले तो ये बाइसेक्ट करेगा इसको 90 डिग्री पर कि नहीं करेगा। ये अगर टोटल 10u है, 10u, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 5u हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसकी आधी जस्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ये देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, दो साइड इक्वल हो जाएंगी। यहाँ पर ये वैल्यू है 3400, ये वाली ये वैल्यू 3400 है, ये वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है, और ये एंगल 90 है, ये एंगल दे रखा है 10-15। तो यहाँ पर ये अगर O है, ये A है, ये B है, इसको C मान लो, ये पॉइंट C। तो इन ट्राइंगल OBC tan15 क्या हो जाएगा बच्चों, tan15 हो जाएगा 5u परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 5u अपॉन बेस कितना है 3400। इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे 3400 इंटू tan15 अपॉन 5, इसको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू मैंने निकाल रखी थी, वैल्यू आ जाएगी 182.2 मीटर पर सेकेंड। यह आंसर आ जाएगा बच्चों, यह आंसर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालनी ये आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउड होगा नहीं। इसको देख लो, फिर मैं बताता हूं कैसे सॉल्व करोगे। देखो ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो ये सब सॉल्व करना कोई कठिन चीज नहीं है, देख लिया। अब मेन मुद्दा ये है कि भाई हमें वैल्यू कैसे पता चलेगी, हमें वैल्यू tan15 की कैसे पता चलेगी। देखो बच्चों tan 2 थीटा कितना होता है, tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये होता है कि नहीं होता है, कह दोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। तो यहां से एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसको tan 30 लिखूं, tan 2 इंटू 15 30 हो गया, और यहाँ पर लिख दूँ tan 15, बात समझ रहे हो। तो ये हो जाएगा कि नहीं tan स्क्वायर 15, tan 15 को x मान लूँ अगर मैं, बात समझे। tan 30 की वैल्यू पता है आपको, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे कि नहीं, आंसर आ जाएगा, tan 15 की वैल्यू आ जाएगी। देखो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो सॉल्व कर लोगे सब, लेकिन कह दोगे सर इतना टाइम मिलेगा। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब आपके किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इवन एग्जाम में भी आएंगे ना, तो ये वैल्यू ऐसे दे रखी होंगी, उनकी कुछ हिंट दे रखी होती है। ऐसा आपको परेशान नहीं कर रहा है वहाँ टीचर, बस ये जानना चाहता है, आपको कैलकुलेटर नहीं बनाना है उसको, आप बस ये जानना चाहता है फिजिक्स आती है कि नहीं, समझते हो कि नहीं, है कि नहीं। अच्छा था, अच्छा तो था। ये देखो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और आया, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। डज इट हैव अ लोकेशन इन स्पेस, पहला अगर इसको हम पॉइंट दें नो, क्यों नो का आंसर बताओ। मैंने एक बात बताया था कि भैया किसी भी वेक्टर को, जितने भी वेक्टर हम पढ़ेंगे, चाहे वो वेलोसिटी वेक्टर हो, फोर्स वेक्टर हो, कोई भी वेक्टर हो, वो एक फ्री वेक्टर होता है। फ्री वेक्टर का मतलब है कि उसको आप स्पेस में, स्पेस मतलब कहीं पर भी शिफ्ट कर सकते हो, बस कंडीशन एक दो होनी चाहिए। क्या, पहली तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होनी चाहिए और उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होनी। मतलब एक वेक्टर अगर ऐसे है तो इसको लेंथ और डायरेक्शन चेंज करे बिना कहीं भी हिला दो तो चेंज नहीं होगा, वो उसकी वैल्यू, उसका इफेक्ट सेम रहेगा। बस यहाँ पर डज इट हैव अ लोकेशन इन स्पेस नहीं, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन क्या है, एक एक्सेप्शन कह लो या एक्सेप्शन इज पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर के तो होती है भाई, उसकी लोकेशन होती है। मतलब इसकी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की फिक्स लोकेशन स्पेस में नहीं होती है। डायरेक्शन हो सकती है, मैग्नीट्यूड हो सकता है, लेकिन लोकेशन फिक्स नहीं होती एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर, क्योंकि पोजीशन बताने के लिए आपको एक वेक्टर चाहिए जिसकी वैल्यू फिक्स होनी चाहिए। बात समझ गए कि नहीं। कैन इट वेरी विथ टाइम, यस बिल्कुल वेरी हो सकता है, बिल्कुल वेरी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही देख लो, अगर दो पॉइंट के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे है, टाइम के बाद हो सकता है वो दोनों पास में आ जाए, बिल्कुल पास में आ जाए और दूर चले जाए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, चेंज हो सकता है टाइम के साथ। कोई भी वेक्टर, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, याद करो वेलोसिटी भी तो वेक्टर है, टाइम के साथ चेंज हो सकती है। विल टू इक्वल वेक्टर्स ए एंड बी,
at different locations in space necessarily have identical physical effect, give example in support of your answer। देखो आंसर के मैं दे भी रहा हूँ एग्जाम्पल कि नो नहीं हो सकता है। पहले वाले का जैसे मैंने बताया कि भाई कोई लोकेशन नहीं होती, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, इसको कहीं भी खिसका सकते हो एक्सेप्ट पोजीशन वेक्टर। दूसरे में मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एग्जांपल दे दिया, वेलोसिटी वेक्टर का एग्जांपल दे दिया कि भैया टाइम के साथ चेंज भी हो सकते हैं। तीसरा वाला कंडीशन में कह रहा है कि भैया दो वेक्टर हैं ए और बी, दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर का मतलब उनका मैग्नीट्यूड, जब भी कोई वेक्टर इक्वल होता है तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है। तो कह रहे हैं क्या इसका सेम फिजिकल इफेक्ट पड़ेगा अगर दो वेक्टर बराबर हैं और वो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं, स्पेस में कहीं पर है, तो क्या उनका इफेक्ट सेम होगा? बच्चों इफेक्ट अलग अलग हो सकता है। कैसे? देखो मान लो इसी ऑब्जेक्ट पे मान लो दो वेक्टर लग रहे हैं, ये मान लेते हैं इसका, मैं आपको अभी जो बता रहा हूँ उस पर ये सेंटर ऑफ मास है। अब ये पूछोगे सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये सब बच्चों बाद में अभी जब हम लोग रोटेशनल इफेक्ट हो ये सब पढ़ेंगे तब सब जानेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा जो नहीं जाने। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो ए और बी दो फोर्स होते हैं, 5 न्यूटन के फोर्स होते हैं और उनका डायरेक्शन भी फिक्स होता, दोनों ही मान लो इस डायरेक्शन में लगाए जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ए और बी, दोनों की वैल्यू भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम। तो क्या करेंगे, इसको खिसकाएंगे, ठीक है, दोनों का सेम इफेक्ट अभी दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बी को हटा दूं, ए को हटा दूं या बी को हटा दूं तो इसका इफेक्ट अलग अलग हो जाएगा। बी अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ए अलग। ए क्या करेगा, बी को हटाओ, ए इसको क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, बी क्या करेगा, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा। देखो इफेक्ट चेंज हो गया कि नहीं? तो सेम वेक्टर है दोनों, मान लो 5 न्यूटन की फोर्स है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वो किस पॉइंट पे लग रहे हैं उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि दो वेक्टर अगर इक्वल है तो उसका फिजिकल इफेक्ट भी सेम। आप समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ से ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा था बच्चों क्योंकि इसने वेक्टर की आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी। देख लिया। फिर एक देखो आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी देखो थ्योरेटिकल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखो क्या इससे आपके बच्चों यहाँ पर जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ नोट जरूर कर लेना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है आपके कॉन्सेप्ट वाइज। अ वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। Does it mean that anything that has magnitude and direction is necessarily a vector? पहले इसी का आंसर दे देते हैं। आंसर है नो। इसका एग्जाम्पल हम लोग जब वेक्टर पढ़ रहे थे तभी बताया था। करंट एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है, फिर भी वो वेक्टर नहीं है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी के लिए एक चीज़ सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि उसको लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना चाहिए, यानी वेक्टर एडिशन या वेक्टर मल्टीप्लिकेशन या जो भी है उन सबको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, करंट वो फॉलो नहीं करती है। लॉ ऑफ वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन किसी को फॉलो नहीं करती। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है ना कि वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पार्ट क्या कह रहे हैं, द रोटेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी स्पेसिफाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द एक्सिस। डज दैट मेक एनी रोटेशन अ वेक्टर? नो, रोटेशन एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं। जैसे मान लो तुम हो और तुम ऐसे ऐसे घूम रहे हो किसी डायरेक्शन में, इधर से इधर जा रहे हो, ठीक, तो मैं आपके रोटेशन को ये दिखा सकता हूँ कि भैया इस एक्सिस के अराउंड इसका रोटेशन हो रहा है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो मैं दिखा सकता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एरो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो सब मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये रोटेशन अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप जिस भी वेलोसिटी से मान लो आगे जा रहे हो तो वो तो हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है ना। तो रोटेशन एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। और रोटेशन दिखाने के लिए आप ये भी कह सकते हो कि भैया मैं पॉइंट ए से बी तक आया और मैंने मान लो एंगल ये 60 डिग्री का 60 डिग्री घूम गया, मैं 60 डिग्री ऐसे घूम गया या ऐसे रिवॉल्व करते आ रहा हूँ, तो ये रिवॉल्यूशन नहीं, रोटेशन की बात हो रही है, तो मैंने 60 डिग्री ऐसे घूम गया। इसके बाद ये आदमी को मत ले आओ यहाँ पर, आदमी ले आओगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं क्यों बता रहा हूँ इसका, क्योंकि रेवोल्यूशन और रोटेशन में अंतर है। मैं कह देता हूँ यहाँ पर ये एक सॉलिड बॉडी ही है, एक डिस्क है जो कि घूम रही है। अब वो पोजीशन ए से बी में गई तो आपने कह दिया 60 डिग्री रोटेशन हुआ। अब क्या ये 60 डिग्री रोटेशन वेक्टर क्वांटिटी है? ये भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ना ही रोटेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, ना ही ये एंगल, ये जो रोटेशनल एंगल है ये वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? एंड द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द, डज दैट मेक एनी रोटेशन ऑफ वेक्टर? नो। आंसर तो नो है कि भैया रोटेशन वेक्टर नहीं होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होती जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन ये है, स्मॉल
एंगुलर रोटेशन कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर। कहना क्या चाह रहा हूँ बच्चों, ये बात खाली समझाने के लिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर लिखवा रखा है। क्या है कि भैया अगर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, मान लो ये ओ ए एक लाइन है और मैं कह दूँ ये घूम रही है किस पॉइंट के अबाउट, ओ के अबाउट, तो ये घूम के ऐसे कहीं घूम रही होगी, ऐसे ऐसे घूम रही होगी, ठीक, कह दोगे हाँ सर। मैंने अभी बताया कि ये रोटेशन जो है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मैं मान भी गया, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अगर ये ओ ए जो है ये बहुत छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करे, मतलब ये ए पे था और ए डैश पे है, ये जो थीटा है ये डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है। इफ डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल देन डेल्टा थीटा इज अ वेक्टर। अब कह दोगे सर ऐसा क्यों? बच्चों ऐसा इसलिए, यहाँ पर थोड़ा कैलकुलस वाला केस है। कैलकुलस वाला क्या है कि ये जो पॉइंट ए और ए डैश है, मान लो ए डैश पे चल के आए, ये इतने पास है कि यहाँ पर अब वेक्टर की डायरेक्शन चेंज करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है। मतलब ए इधर जा रहा था तो ए डैश इधर जो जाएगा, ये जो एंगल डिस्प्लेसमेंट है बहुत कम है। तो डेल्टा थीटा अगर बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, तो इसको एक ही वेक्टर से दिखा सकते हो, ऐसे ये दिखा सकते हो ओ ए, और ये वेक्टर जो है ये दिखा रहा है आपका डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस केस में आप कह सकते हो कि डेल्टा थीटा एक वेक्टर क्वांटिटी है जब बहुत छोटा रोटेशन होगा। अब बात यह आती कितना छोटा, वो जब हम लोग रोटेशन पढ़ेंगे तब समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, रोटेशन एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, और एंगुलर जो एंगल दिखाया जाता है रोटेशन के लिए वो भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जैसे यहाँ पर ए से बी जा रहा था तो ये भी वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर यही एंगल बहुत छोटा कर दिया जाए, स्मॉल एंगुलर डेविएशंस आर ट्रीटेड एज वेक्टर्स, ठीक है। ये पॉइंट लिख लेना, बहुत अच्छा पॉइंट था ये। कह दोगे सर ये थ्योरी पढ़ा रहे हो न्यूमेरिकल लगा रहे हो। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ये एडिशनल एक्सरसाइजेस करके जो एनसीईआरटी में एंड में दे रखे होते उसमें ये आपके कॉन्सेप्ट को देखो कितना क्लियर कर रहे हैं। क्या कह रहा है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कैन यू एसोसिएट वेक्टर्स विथ, पहला क्या है, लेंथ ऑफ अ वायर बेंट इनटू अ लूप। क्या आप किसी, मान लो वायर को ऐसे लूप में ऐसे बना दिया जाए, ऐसे लूप में उसको घेर दिया गया, तो क्या इससे कोई वेक्टर आप अटैच कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। फिर वही बात, इसके हर पॉइंट पे डायरेक्शन देखो चेंज हो रही है, तो नो, पहला वाला तो नो है। दूसरा वाला क्या है, अ प्लेन एरिया, प्लेन एरिया पे वेक्टर लगाया जाता है? बिल्कुल लगाया जाता है बच्चों। अभी जब आप लोग आगे चीज़ें पढ़ोगे तो ये पता चलेगा कि एक एरिया वेक्टर होता है जो कि उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मान लो ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, प्लेन एरिया है, मान लो ये प्लेन एरिया है ए, तो इसको हम जो वेक्टर लगाएंगे वो परपेंडिकुलर टू द एरिया होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एरिया वेक्टर। ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस, मतलब ये मान लो एक सरफेस है तो ये वेक्टर है, ये इससे परपेंडिकुलर होता है, ये होता है एरिया वेक्टर। क्या होता है बच्चों? एरिया वेक्टर। एरिया से, प्लेन एरियाज पे हम वेक्टर लगा सकते हैं। लूप में वेक्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि हर पॉइंट पे इसको किस वेक्टर से दिखाओगे? हर पॉइंट पे तो वेक्टर चेंज हो रहा है। यहाँ पर एक यूनिक वेक्टर दिखा सकते हो। अगर जैसे मैं कहूँ कि इस बोर्ड का एरिया वेक्टर क्या होगा, तो वो वेक्टर आपकी तरफ आता हुआ ये वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर। बात समझे कि नहीं? तीसरा क्या कह रहा है, क्या स्फेयर में हम लगा सकते हैं कोई वेक्टर, मतलब एक ऐसा वेक्टर जो कि स्फेयर को प्रेजेंट करे? तो ऑप्शन है नो। क्यों नो बच्चों? मान लो ये स्फेयर है, ठीक है, ये एक स्फेयर है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस, ये प्लस माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं इसके हर एक सरफेस पे मान लो एक एरिया वेक्टर ही लगाना चाहूँ इसकी सरफेस पे, तो एक वेक्टर यहाँ आएगा, एक वेक्टर यहाँ आएगा, एक वेक्टर यहाँ आएगा, हर जगह वेक्टर आ जाएंगे, चारों दिशाओं में वेक्टर ही वेक्टर होंगे, तो कोई एक यूनिक वेक्टर तो होगा नहीं। तो आंसर है इसका नो। वेक्टर से हम स्फेयर को, क्योंकि किसी वॉल्यूम में हम वेक्टर नहीं दिखा सकते, एरिया में दिखा सकते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा, यहाँ नहीं। यहाँ पर जो भी वेक्टर आप लगाओगे, मान लो इसकी सरफेस पे आप वेक्टर लगाना चालू कर दो कि भैया हम स्फेयर को दिखाने के लिए वेक्टर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करोगे? हर तरफ तो वेक्टर आ जाएंगे, हर तरफ वेक्टर आ जाएंगे, सबकी डायरेक्शन अलग होगी, सबकी डायरेक्शन अलग होगी, सब कैंसिल आउट होके एक नल वेक्टर दे देंगे। क्या दे देंगे? नल वेक्टर।
कह दोगे हाँ सर ये बात तो सही है, लेकिन ये वेक्टर का मतलब क्या आप बता रहे हो? क्या वेक्टर, वेक्टर से क्या मतलब? वेक्टर से मतलब है कि जैसे एरिया को क्या हम वेक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, जिसको एरिया वेक्टर कहते हैं, जो कि एरिया के परपेंडिकुलर होता है, लूप में नहीं यूज़ कर सकते। उसी तरह क्या वॉल्यूम, स्फेयर तो एक 3D शेप है तो उसमें वॉल्यूम आ गया, तो क्या कोई वॉल्यूम वेक्टर यूज़ कर सकते हैं? यहाँ पर आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्फेयर के केस में क्या होगा कि ये जितने वेक्टर हैं देखो चारों दिशाओं में फैले होंगे, और इन सब को जब जोड़ोगे तो क्योंकि ये इक्वल, अगर एक इधर जा रहा है तो एक अपोजिट में इधर जा रहा होगा, वो सब कैंसिल होके एक नल वेक्टर दे देंगे। तो नल वेक्टर यानी कोई वेक्टर नहीं, कुछ नहीं। तो आंसर क्या है? नो। देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। देख लिया? बस बच्चों एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन खत्म। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर विथ स्पीड ऑफ 720 किलोमीटर पर आवर passes directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle from the vertical should the gun be fired for the shell with muzzle speed 600 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसका सिनारियो को ड्रॉ करते हैं। सिनारियो मतलब अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भैया एक प्लेन है, एक प्लेन है जो कि आगे जा रहा है, जिस वक्त वो पॉइंट ए पर जस्ट ओवर हेड ऑफ अ, मान लो एक कैनन है, इसके ऊपर होता है एंटी एयरक्राफ्ट गन, तो उसी वक्त क्या होता है, ये कैनन फायर करती है इसको, ये तो क्या कह रहा है कि ये जब इसको हिट करेगा एट व्हाट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्या था, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, पूछा जा रहा है कि गन को वर्टिकल के किस एंगल से फायर करा जाए, ये किस एंगल से फायर हो वर्टिकल से कि वो जाके इसको टकरा जाए, किसी पॉइंट पे जाकर इसको हिट कर जाए। मान लो ये पॉइंट बी है, ये यहाँ पर हिट कर जाए। इस प्लेन की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, जेट की वेलोसिटी 720 किलोमीटर पर आवर, ये मान लेते हैं यू है, यू वेलोसिटी यू ऑफ प्लेन, ठीक है। और एंटी एयरक्राफ्ट गन की वेलोसिटी ये कितने ऑल्टीट्यूड पर है, ये 1.5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे है, ठीक है, गन से। अब पूछ क्या रहा है और क्या कह रहा है इसमें, यहाँ पर 5 फॉर द शेल विथ मजल स्पीड। अब मजल स्पीड की भी मैंने बात करी थी। मजल स्पीड ऑफ बुलेट का मतलब है, या मजल स्पीड ऑफ शेल का मतलब है वेलोसिटी ऑफ दिस शेल विथ रिस्पेक्ट टू द बैरल, विथ रिस्पेक्ट टू द गन इटसेल्फ, जो गन के रिस्पेक्ट में, अब गन तो रेस्ट पे है, ठीक है, तो जो ये वेलोसिटी इसकी होगी वो अभी हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ मान लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ क्या ले लें इसको, शेल, वेलोसिटी ऑफ शेल वी एस ले लेते हैं। वी एस कितनी दे रखी है, 600 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर बच्चों एक सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि सबसे पहले एक काम ये करो कि सारी वेलोसिटी को एक ही यूनिट में ले आओ। जी की वैल्यू 10 लेने को बोली गई, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, अभी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फ्रॉम द शेल विथ मजल स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड टू हिट द प्लेन। पहले ये वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, बाद में दूसरे पे जाएंगे। अब यू की वैल्यू यानी वेलोसिटी ऑफ प्लेन, वेलोसिटी ऑफ प्लेन कितनी दे रखी है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ प्लेन है यू इज इक्वल टू 720 किलोमीटर पर आवर। इसको सबसे पहले तो हम मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, तो 720 मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 कर दोगे कि नहीं। 18 फोर्जा कितना होता है, 18 फोर्जा होता है 72, तो ये हो जाएगा 200 मीटर पर सेकंड, आ जाएगा कि नहीं, u इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि हम लोग ऐसा क्या कॉन्सेप्ट लगाएं कि ये हम इसको सॉल्व कर पाएँ। हमको थीटा की वैल्यू निकालनी, ये वी एस दे रखा है, वी एस दे रखा है, ठीक है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, इसको देख लो, u की वैल्यू 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी कि नहीं। अब यहाँ पर मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, क्या ड्रॉ करता हूँ, ये है भैया प्लेन, ये पोजीशन ए पे था और मान लेते हैं पोजीशन बी पे आ गया। अब मैं आपकी जगह होता तो ये यहाँ से बॉल फायर करी गई है और ये यहाँ पर हिट करेगी उसको इस पॉइंट बी पर, और इसकी वेलोसिटी वी एस है, इस प्लेन की वेलोसिटी यू है, और इस प्लेन की हाइट दे रखी है 1.5 किलोमीटर यानी 1500 मीटर।
देखो हाइट ऑफ प्लेन h इज इक्वल टू 1.5 किलोमीटर दे रखी है, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 मीटर आ जाएगा। हाँ समझ गया। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं कि भैया वर्टिकल से अगर मैं एंगल ये थीटा मान लूँ, ये एंगल थीटा मान लूँ, तो इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा इस शेल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होगा वी एस साइन थीटा। कह दो कि साइन कैसे आ गया, भाई थीटा हमने वर्टिकल से माना है इसलिए। बात समझ गए। अब ये बताओ इफ अगर मैं कहूँ इफ प्लेन टेक्स टाइम t फ्रॉम A to B, मतलब कि भैया ये कह रहे हैं कि A से B जाने में इतनी दूरी चलने में उसको टाइम t लग रहा है, हम मान लेते हैं टाइम t लग रहा है, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस टाइम ये जस्ट ओवरहेड था किसके, इस गन के, जैसे ही प्लेन इसके ऊपर आया इसने फायर करा, तो जितने टाइम में प्लेन A to B जाएगा उतने टाइम में ही इसको आगे बढ़ के इसको मारना पड़ेगा कि नहीं मारना पड़ेगा। यानी कि कुल मिला के जितने टाइम में प्लेन A to B जाएगा उतने टाइम में बॉल को भी A to B जाना पड़ेगा कि नहीं। तो डिस्टेंस AB ये कितनी हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम होती है कि नहीं। स्पीड कितनी है प्लेन की, u इंटू टाइम। प्लेन की स्पीड हमने अभी निकाली थी मीटर पर सेकेंड में, कितनी आई थी हम लोगों की 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगी 200 इंटू टी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। और अगर मैं इससे निकालना चाहूँ वेलोसिटी, भाई ये भी तो उतनी ही दूरी चलेगी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई शेल यानी कि ये जो यहाँ से बॉल फायर हुई है वो कितनी हो जाएगी, इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड एक्स डायरेक्शन में कितनी है वी एस साइन थीटा इंटू टाइम। अब जितने टाइम में प्लेन आगे गया है उतने ही टाइम में तो इसको भी आगे बढ़ना पड़ेगा ना, तभी तो हिट कर पाएगी। कहोगे आगे बढ़ने का मतलब कितनी तेजी से आगे, ऊपर भी जा रही है आगे भी जा रही है, तो ये वाली डायरेक्शन में उतना ही टाइम लेगी ना जितने डायरेक्शन में प्लेन, तभी तो हिट कर पाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो वी एस साइन थीटा इंटू टी, वी एस क्या कितना है अभी हमने पता करा, शेल की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, शेल की वेलोसिटी है 600 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 600 साइन थीटा इंटू टी। अब ये 600 साइन थीटा इंटू टी, डिस्टेंस ट्रेवल बाई शेल ये भी ए बी है और ये भी ए बी है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों को बराबर कर देंगे। तो 600 साइन थीटा इंटू टी, 600 साइन थीटा इंटू टी इज इक्वल टू 200 टी। तो बच्चों साइन थीटा आ जाएगा 1/3 है, 200/600 होगा। इसको सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी आ जाएगी बताता हूँ, ये मैंने निकाला था, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 19.5 डिग्री। तो एक तो आंसर आपका ये आ गया कि वर्टिकल से कितनी वेलोसिटी दी जाए। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, एट वॉट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल, तो वर्टिकल से एंगल हमको पता चल गया 19.5 डिग्री पे अगर फायर करेंगे तो उसको हिट कर जाएगी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी में, एट वॉट मिनिमम ऑल्टीट्यूड शुड द पायलट फ्लाई द प्लेन टू अवॉइड बीइंग हिट। ये भी एक क्वेश्चन अच्छा, पहले इतना देख लो फिर करते हैं उसको सॉल्व। देख लिया। अब भैया दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एयरक्राफ्ट उड़ कितनी वेलोसिटी पे रह रहा है, अभी उड़ रहा है 1500 मीटर की 1500 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है कि नहीं। अब भैया ये तो कह दिया गया कि इसको जिस एंगल पे फायर करना है वर्टिकल से कितना एंगल है 19.5 डिग्री, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम किसी पर्टिकुलर स्पीड से किसी प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे तो उसकी एक मैक्सिमम हाइट होगी, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट आएगी कि नहीं आएगी, हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
इस प्लेन को इस हाइट के ऊपर उड़ना पड़ेगा वरना ये हिट कर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जहां वो ऊपर कितनी ऊपर पहुंच सकती है उससे ऊपर उड़ना पड़ेगा, इस बॉल की मैक्सिमम हाइट के ऊपर उड़ना पड़ेगा। तो पहले हमको इस बॉल की मैक्सिमम हाइट पता करनी। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा ये थीटा, थीटा यानी कि 90 माइनस 19.5 डिग्री होगा कि नहीं बच्चों, ये बताओ। ये भैया पूरा 90 है, ये 19.5 है, ये वैल्यू कितनी दे रखी है? ये है 600 मीटर पर सेकेंड। तो एच एम निकाल लेते हैं, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये कितनी होती है बच्चों? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, यू की जगह हम वी एस लेंगे। क्यों वी एस लेंगे? क्योंकि हमने वी एस ले रखा है, वेलोसिटी ऑफ शेल। वी एस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वी एस कितना है बच्चों? वी एस है 600, 600 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह 90 माइनस 19.5। बहुत बच्चे गलती क्या करके आते हैं, 19.5 ही लेके चले आएंगे। अब गलती तो हो ही जाएगी ना, तुमने जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा है उसमें थीटा को हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, तुमने वर्टिकल से निकाल रखा है, तो 90 से माइनस कर दो, ये थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है। इसको बच्चों सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको। आंसर आएगा ये 16,000 नहीं 006.5 मीटर। अगर मैं इसको अप्रॉक्सीमेट बोलूं तो ये पॉइंट को इधर ले जाओ तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे तो एक 16 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि अभी वो उड़ रहा था लगभग 1.5 किलोमीटर पे, उसको अपनी ऊंचाई को बढ़ाना पड़ेगा, 16 किलोमीटर तक लेके जाएगा तभी वो बच पाएगा, वरना कहीं ना कहीं टकरा जाएगी, क्योंकि ये मैक्सिमम HM हाइट तक पहुंच सकती है, इतनी हाइट तक पहुंच सकती है। समझ गए? इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, देख लो एक बार पूरा। देख लिया? तो बच्चों देखो, हम लोगों ने NCERT सॉल्व कर ली, ये एक अचीवमेंट है अपने आप में। आप देख लेना जाके, NCERT के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, मतलब सारे इन द सेंस। अब वो एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन दे रखे हैं तो नहीं सॉल्व करा है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप NCERT इसकी पढ़ोगे तो उसमें सर्कुलर मोशन पे भी क्वेश्चन दे रखे हैं। मैंने पहले भी बताया था कि मोशन इन अ प्लेन में एक सर्कुलर मोशन भी टॉपिक है। हम लोगों ने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमें उसको बहुत डिटेल में पूरा चैप्टर ही अलग से पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन पे, तो वो जो क्वेश्चन रह गए हैं वो हम लोग उसमें सॉल्व कर लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओ। फिर वही बात, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे HC वर्मा सर की बुक के कुछ बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।